खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे बच्चे पार्टी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा अहमद एएसके ग्रेविटी चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का सेकंड पार्ट है कि गॉस थ्योरम को अगर हम एक प्लेन शीट, एक इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने क्या कहा कि आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। थिन शीट यहां पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने इसके अलावा थिन शीट नहीं बल्कि अगर हमने डायमेंशन कोई और मान लिया है तो दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो अजम्पशन मान के किया गया है कि अगर हम थिन शीट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका डायमेंशन सिर्फ एक, यानी अलोंग द सरफेस हम लोग सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। क्या कहा था उन्होंने? माना कि अगर हमने मान लिया जाए कोई भी एक शीट है, कोई भी एक थिन शीट है। थिन शीट का मतलब बड़ा आपकी इसकी थिकनेस बड़ा इक्वल 0 के है। एक अगर थिन शीट है और इस शीट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है या निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव भी दे सकते हैं और निगेटिव दे सकते हैं। अगर हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है बेटा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड रहेगा। अगर हमने पॉजिटिव दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमारा आउटवर्ड रहेगा। लेकिन अगर हमने शीट को निगेटिवली चार्ज कर दिया गया, यूनिफॉर्म रहना ये मस्ट है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा। तो वेरी नहीं करेक्ट बड़ा। यहां पे हम सिर्फ कैलकुलेशन करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द यूनिफॉर्मली थिन शीट चार्ज। तो दोनों यहां केस बता दे रहे हैं कि दोनों केसेस में से आप यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो, आप यहां पे नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो। फर्क ये रहेगा कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और अगर हमने नेगेटिवली चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड हमारी निकल के आएगी। थिन शीट भी यहां पे लिया गया। अब इसका डेरिवेशन भी हम लोग करके देखेंगे। तो सपोज करिए ये हाथ हमारा है, ये एक शीट है, हमने मान लिया एक शीट है और इसको हमने इस डायमेंशन पे यूनिफॉर्मली हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इस पूरे प्लेन पर हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इतना मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड निकल के आती है वो हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल के आती है, बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। इधर बात करेंगे बेटा, इधर भी हमारा आउटवर्ड रहेगा। इस तरफ बात करेंगे, यहां पे भी हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। और अगर हम एरिया वेक्टर कैलकुलेट करें या कोई भी पर्टिकुलर एरिया यहां पे ले तो दो तरीके के एरिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा। देखो याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहां से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड हमारी कौन से एरिया से पास करेंगी वो कैलकुलेशन हमारे लिए जरूरी है। तो एक एरिया बेटा आपका ये पार्ट है और एक पार्ट हमारा ये है बेटा, आपके दो पार्ट है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ है, इस एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन उसी तरफ है बेटा, आपका उसी डायरेक्शन में है। यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। चाहे इस पॉइंट पे बात करें या इस पॉइंट की बात करें, क्रॉस सेक्शन की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर ही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर हम कर्व एरिया ये ऊपर की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर अब ऐसे आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर हमारा इसके परपेंडिकुलर। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई। कितनी डिग्री हो गई? 90 डिग्री। तो अगर हमने किसी भी थिन शीट को यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो 3 पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन से पॉइंट पे? 2 एंड पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, एंड पॉइंट पर। और एक मिडिल में आप चाहे यहां पे पार्ट ले लीजिए या आप यहां पे पार्ट ले लीजिए या एक आप यहां पे पार्ट ले लीजिए। इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है या इंटरमीडिएट पे हमें कैलकुलेट करना है। आप फिर ये कहीं पे भी ले सकते हैं। बट यहां पे एक चीज ये याद रखना
कि अगर हमने क्रॉस सेक्शनल पार्ट लिया है, एंड पार्ट लिया है, आइधर बेटा आपका पीछे का हिस्सा है या बेटा आपका फ्रंट में है, दोनों पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी दैट इज E, और उसके अलावा क्या बेटा आपका एरिया वेक्टर, सिंबल क्या होता है ds, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल यहां पे कितना हो गया 0 डिग्री। चाहे इस पार्ट की बात करें या हम यहां पे बात करें बेटा आपका, ठीक है, यहां भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो यहां भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। बट अगर हम ये कर्व सरफेस की बात करेंगे, तो हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर और कर्व सरफेस पर, इंटरमीडिएट आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिए या कहीं पे देखिए, तो दोनों का डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अगर यहां पे एरिया वेक्टर हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा निकल के आ रहा है इधर E, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। ये केस कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री, चाहे आप यहां सिलेक्ट करिए, यहां पे सिलेक्ट करिए, यहां पे सिलेक्ट करिए, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना निकल के आएगा बेटा, वो याद रखना कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। अब हमें इसका मतलब 3 पॉइंट पर हमें फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कौन कौन से पॉइंट बेटा आपका एंड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो यहां पे जितना फ्लक्स होगा वही लाइन ऑफ फ्लक्स यहां पे भी होगा, बट यहां पे बेटा आपका डिफर होगा क्योंकि यहां पे बेटा आपका 90 डिग्री आ रहा है निकल के। तो हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया बेटा आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट हमने मान लिया बेटा आपका पॉइंट बी, और एक पॉइंट हमने चाहे यहां पे बेटा आपने मान लिया पॉइंट सी, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया, यहां पे पूरा लिखेंगे कंसीडर अ थिन शीट, कंसीडर अ थिन शीट, एक हमने थिन शीट मान ली, ठीक है ना, ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज। ये बात याद रखना, यूनिफॉर्मली चार्ज होना मस्ट है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू, कितना बड़ा आपका प्लस का क्यू, ये हमारा बड़ा आपका। देन इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाई ई की वैल्यू, फाई ई की वैल्यू बराबर होगा आपका यहां पे फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ए बी प्लस सी, इसके बराबर होगा। इसको हमने अजम्पशन कर लिया इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारा मेन पर्पस है बेटा आपका एबीसी की वैल्यू निकालना, बट आपको क्या चीज हमने बताई कि ए और बी यानी एंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही जगह पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल बना हुआ है 0 डिग्री, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना यहां से पास करेगा और उतना यहां से पास करेगा, क्योंकि दोनों के डायमीटर हमारे इक्वल आएगा, डायमीटर इक्वल आएगा तो लाइन ऑफ फ्लक्स जितनी यहां से आ रही उतनी लाइन ऑफ फ्लक्स हमारी दूसरे एंड से भी जाएगी। तो आपका यहां से फाई ए की वैल्यू इक्वल टू होगी बेटा आपका फाई बी के इक्वल टू हमने मान लिया बेटा आपका फाई की वैल्यू, ठीक है। तो फ्लक्स कितना आएगा बेटा आपका फाई इज इक्वल टू, फाई इक्वल होता है बेटा आपका ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस मीन्स ई डी एस कॉस थीटा, बट ए एंड बी यानी ए और बी पे बेटा आपका एंगल कितना निकल के आया था, दोनों के बीच में हमारा 0 डिग्री एंगल निकल के आया था, दोनों ही हमारे कोलिनियर थे, एक लाइन के डायरेक्शन में थे। तो ए और बी पर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फ्लक्स बेटा हमारा कितना निकल के आएगा, फ्लक्स आएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1, तो यहां से आ जाएगा आपका ई डी एस, ये हमारा निकल के आएगा टोटल, ठीक है ना। ए और बी पे दोनों वैल्यू सेम निकल के आएगी। अगेन अगर हम बेटा कहां पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उन्हें हमेशा याद रखना कि आपका एम है ए पे निकालना और आपका एम है बी पे निकालना, और एक इंटरमीडिएट पोजीशन चाहे आप सी पे निकालिए या मिडिल पे निकालिए, यहां पे निकालिए बेटा आपका 90 डिग्री आपका निकल के आएगा, ठीक है। अगेन फ्लक्स एट सी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस। अब यहां पे हम इसकी बात करें, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री आएगा बेटा आपका, तो ई डॉट डीएस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका ई डी एस कॉस थीटा, बट बेटा यहां पर एंगल हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री,
तो फ्लक्स एट सी cos 90 आ जाएगा बेटा आपका EDS cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है बेटा आपका कितनी, cos 90 होता है बेटा आपका 0। कितना होता है, 0। तो फ्लक्स एट सी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 0। तो टोटल फ्लक्स जो हमने इक्वेशन मानी है यहां पर, ये इक्वेशन टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपका, टोटल फ्लक्स phi E इज इक्वल टू phi A की वैल्यू कितनी आई है, EDS। तो यहां पे आएगा आपका, ये भी वैल्यूज आएगी EDS, यहां पे आ गया EDS। फिर यहां पे अगर हम बात करेंगे बेटा आपका B पे, तो B पे भी वैल्यू आएगी EDS। अगर हम C पे बात करेंगे बेटा आपका, C पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे बेटा आपका, तो यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल। ये वैल्यूज आपका यहां पे भी आएगा, बट ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो अब यहां पे निकल के आया बेटा आपका फ्लक्स phi E इज इक्वल टू, ये हमारा कोफिशिएंट है, इसको बाहर निकालेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds प्लस क्लोज्ड, या E की वैल्यू बाहर निकालेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds का इंटीग्रेशन बेटा आपका मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बेसिक ये इंटीग्रेशन है। यहां बेटा आपका ये दोनों वैल्यूज को हटाते हैं तो आपका सिर्फ s बचेगा, यहां पे भी हम लोग हटाएंगे इन इंटीग्रेशन और d को, तो बेटा आपका सिर्फ s बचेगा, es बेटा आपका निकल के आएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ es। ये वैल्यूज हमारी निकल के आई। अब यहां पे केस देखो आपका पहला केस, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing from any closed surface is 1 upon epsilon naught times of total charge, यानी फ्लक्स phi E की वैल्यू हमारी बराबर होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एक इक्वेशन हमारी ये निकल के आई, इसको हमने कंसीडर करी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बेटा आपका फ्रॉम गॉस थ्योरम, कहां से बेटा आपकी गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा आपकी, गॉस थ्योरम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू Q नॉट टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो इक्वेशन थर्ड सेकेंड और ये इक्वेशन बेटा आपकी थर्ड, दोनों को देखो, इसके LHS इक्वल है तो RHS की वैल्यू भी हमारी इक्वल होगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन बेटा आपकी, सेकेंड एंड थर्ड से क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहां पे आया आपका 2ES, देखो ध्यान से कितना आया 2ES, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से आपकी वैल्यूज देखो बेटा आपका, अगर आप E की वैल्यू निकालोगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज हमारी निकल के आई। ये हमारा एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, बट इनकम्प्लीट है। यहां पे क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि बताया गया अगर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म किया है किसी भी शीट पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमारा 3 तरीके से पॉसिबल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमारा 3 तरीके से पॉसिबल रहता है। पहला होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे साफ कह रहे हैं कि हमने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लाके यूज किया है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, हमेशा याद रखना बेटा आपका 3 तरीके की डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है डेंसिटी सिग्मा रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये वैल्यूज हमारी निकल के आती है बेटा। तो यहां पे अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S का यूज करेंगे, Q अपॉन F का। तो Q की वैल्यू अगर आप यहां से फाइंड आउट करो, फिर से देखो आपका पूरा एक्सप्रेशन अब हो गया, Q इज इक्वल टू, बट यहां पे लिखते हैं आपका बट Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू S। फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन को फिर से आप देखो आपका फोर्थ इक्वेशन इसको हमने कंसीडर करी, Q की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर देंगे, सिग्मा इंटू S, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। S से S बड़ा आपका चल बसा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया, ये हमारी प्रूविंग हुई। अब इस प्रूविंग से आप देख के बताइए, यानी E की वैल्यू आई है बेटा आपकी, ये E इज इक्वल टू निकल के आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू
इस पॉइंट से दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है फॉर थिन शीट। पहला एक पॉइंट यहां से निकल के आता है। ये सारे पॉइंट आपके 1 by 1 याद करना है, या असम्पशन में कभी कभी एक नंबर का पूछ लिया जाता है कि फॉर अ थिन शीट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस और नॉट नहीं डिपेंड करेगी। आपका एक्सप्रेशन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस के ऊपर हमारा डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहां पे कितनी डेंस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, क्योंकि सिग्मा यहां पे डिनोट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा है। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वैसी होगी। एक और चीज यहां पे फिर से याद रखना कि अगर हमें E की वैल्यू कैलकुलेट करना है पॉजिटिव के लिए तो ये पूरा एक्सप्रेशन रहेगा, अगर आप निगेटिव के लिए कर रहे हो तब भी इसी तरीके से पूरी वैल्यूज कैलकुलेट करिए। बट एक लाइन का डिफरेंस याद रखना कि अगर हमने पॉजिटिव के लिए किया है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बट अगर हम निगेटिव के लिए कर रहे हैं तो इनवर्ड डायरेक्शन है, ये बात याद रखना। अब यहां पे एक सवाल और होता है कि यहां पे जो हमने थिन शीट मानी है, मतलब उसकी थिकनेस हमने जो कंसीडर किया है वो थिकनेस हमारी 0 है, या उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, या हमने नल के बराबर कंसीडर किया है। बट वास्तविकता में यानी एक्चुअल में क्या ऐसा फैक्ट होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उस शीट की पर्टिकुलर एक थिकनेस होगी होगी, चाहे वो mm में ही क्यों ना रहे, mm में ही क्यों ना रहे, होगी जरूर। तो अब अगर ऐसा हुआ कि 2 डायमेंशन हमारे हो गए, 2 डायमेंशन मतलब बेटा एक आपका यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर दिया, दूसरा हमने यहां पे कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इसकी वजह से कैलकुलेट करो, दोनों बड़ा आपका ऐड कर दो, फाइनल रिजल्ट हमारा निकल आएगा। दोनों केसेस हमारे होते हैं। तो एक मतलब वो भी देख लो कि क्यू की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक बार मिटा देना इसको, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो एक मतलब फिर से और भी देख रहे हैं, हमने क्या किया कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसी भी एक थिन शीट के ऊपर हमने किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमने किसी भी थिन शीट के ऊपर किया है, ठीक है ना। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने मान लिया पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किया हुआ है, प्लस का 4 हर जगह पे है, प्लस यहाँ पे हर एक जगह पे हमने किया। अब हमारा मेन पर्पस क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर हम एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर लाके इंसर्ट कर दें तो इसके 3 पॉइंट पर आपके निकल के आएगा, एक एंड पॉइंट पे 2 निकल के आएंगे और एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे, चाहे हम यहां की बात करें या आप यहां की बात करें, अलाइन रहेंगे। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। यहां पे भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। अगर हम यहां पे मान रहे हैं या यहां पे मान रहे हैं या यहां पे मान रहे हैं तो एरिया वेक्टर तो यहाँ परपेंडिकुलर आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगी, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सॉरी टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो टोटल फ्लक्स हमारा आ जाएगा आपका फाई एट ए प्लस फाई एट बी प्लस फाई एट सी। तो ए और बी की वैल्यू तो इक्वल होती है बेटा आपका, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना बेटा आपका 0 डिग्री के है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 टाइम्स ऑफ फाई प्लस फाई सी। अब यहां पे फाई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने कहा था 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि थीटा इज इक्वल कितना आता है, 90 डिग्री। तो अब बेटा आपका फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल हो जाएगा 2 into ES। ये वैल्यूज निकल के आए, एक एक्सप्रेशन हमारा तुरंत ये निकल के आएगा। अब हमें फाई की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है बेटा आपका। तो इनडायरेक्टली हमारी वैल्यू से कितनी हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इज 2ES। ये हमारा निकल के आएगा बेटा आपका। Q की वैल्यू यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, Q की वैल्यू यहां से हो जाएगी सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा आपका रिजल्ट फाइनल आ गया 2 into S। S करिएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा बन के आ गया। तो एक बात याद रखना कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थिन शीट की वजह से E की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 एप्सिलॉन नॉट अगर एक शीट है, अगर 2 शीट हो गए बेटा आपके, एक हमने मान लिया शीट यहाँ की कोई भी डायमेंशन है तो उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, तो मतलब यहां भी प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, यहां भी प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया हुआ है। तो अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी बेटा आपकी, देखो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बेटा आपका तो जो इसकी वैल्यू आई है वही इसकी भी वैल्यू होगी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट 2, ये वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा आपका, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज निकल के आएगी अगर हम एक यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं मान के करते हैं
तो यूनिफॉर्म थिकनेस मान के करें तब की केस करेगा। ओके, ठीक है।